अब ये छोटी छोटी वैलिडेशन है नंबर की, टेक्स्ट की, वो भी मैं आपको एक दफा बता देती हूँ कि वो कैसे होती हैं। अब ये चेक करना, वैलिडेट करना नंबर, चूंकि ये HTML भी प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, HTML भी चेक कर लेता है, क्योंकि हम लिख लेना इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, तो जस्ट उसमें नंबर ही एंटर हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट अब ये, और उसमें हमें मिन मैक्स भी लगा सकते हैं। अब इसमें ये वो चीजें हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 to 10, मैं लिख देती हूँ V, सबमिट करती हूँ, इनपुट नॉट वैलिड, बाय रखा। और अगर मैं लिखती हूँ 78 तो एरर आता है, फिर भी आ रहा है इनपुट नॉट वैलिड। अगर मैं लिख देती हूँ 8 तो लिख रहा है इनपुट ओके। तो एक नंबर को वेरीफाई करना कि वो 1 से 10 के दरमियान है या नहीं, ये चूंकि HTML भी हमें देती है और यही जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने कैसे किया इसको, इसमें देखें, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसकी आईडी रख ली है, बटन लगाया, बटन के क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल किया, फंक्शन। अब फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हमने डिफाइन किया है। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स भी हैं, पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नम डॉट वैल्यू, जो टेक्स्ट बॉक्स है ना उसकी वैल्यू उठा ली है और एक्स में रख ली है। इफ एक्स इक्वल टू खाली, एम्प्टी, तो मैसेज आए प्लीज एंटर डाटा, ठीक है, प्लीज एंटर डाटा। जैसे अगर बिल्कुल एम्प्टी है और हम बटन पे क्लिक कर देते हैं तो प्लीज एंटर डाटा, देखें वही एरर मैसेज जो हमने वहां पे लिखा है। एल्स इफ, इज नैन, ये एक फंक्शन है, इज नैन नॉट अ नंबर, इज नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, जो आपने अगर डाटा एंटर किया है अगर वो नंबर नहीं है, नंबर के अलावा कुछ है, प्लस माइनस है, ABC में से कुछ है, या वो छोटा है 1 से या बड़ा है 10 से, क्योंकि हमने 1 से 10 के दरमियान एंटर करना है ना, नंबर 1 से छोटा है, नंबर 10 से बड़ा है, या वो नंबर ही नहीं है, तो एरर मैसेज हुआ है आई इनपुट नॉट वैलिड। अदरवाइज अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो आ जाए इनपुट ओके। और ये जो भी इसके अंदर मैसेज होगा, या वो ये होगा या ये, वो हमने जो है ना वो उस पैराग्राफ के ऊपर क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल एल्स इफ का स्ट्रक्चर है ना, ये तो आपको आना चाहिए, आता होगा बल्कि, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी, ठीक है। इनपुट नॉट वैलिड, और अगर हम 5 लिखते हैं तो इनपुट ओके, ठीक है। ये सिंपली चेक करना, इसमें जो फंक्शन था ना वो इज नैन बताना था। इज नैन चेक करता है कि आपने कहीं नंबर के अलावा कोई चीज तो एंटर नहीं की, ठीक है। इसी तरह वैलिडेट करना है टेक्स्ट को। अब इसमें क्या है, पहले कोड देख लेते हैं कि कोड क्या है, वर्किंग क्या है उसकी। इसमें भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, बटन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है, और पैराग्राफ आईडी, पैराग्राफ लगाया हुआ है जिसके ऊपर एरर मैसेज आएंगे। जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा लिया है। इफ इज नैन नॉट अ नंबर, अगर वो नंबर नहीं है तो क्या करे, ठीक है। अगर नंबर नहीं है तो इसमें नंबर के अलावा कोई चीज है ना, हम चेक कर रहे हैं कि अल्फाबेट्स हैं, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो अल्फाबेट्स 5 हैं, 5 अल्फाबेट्स चेक होने चाहिए। ये उधर चेक कर, हम पैटर्न से चेक करते थे HTML में। अगर तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ 5 तो कहता है नंबर इज नॉट अलाउड, नंबर अलाउड नहीं है। अगर हम कहते हैं JH तो हमें क्या कहता है, ओनली 5 अल्फाबेट्स अलाउ, हमने 5 ही लिखने में, ABCDF लिख देती हूँ, 5 हो गए, यस इनपुट वैलिड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखती हूँ तो फिर भी कहेगा ओनली 5 अल्फाबेट्स अलाउड, क्योंकि ये भी अल्फाबेट्स हैं। इस नैन फंक्शन बस नंबर जो है ना 5-6, इसमें बोलेगा कि नंबर नॉट अलाउड, ठीक है। इफ इज नैन मतलब नॉट अ नंबर, नंबर के अलावा कोई चीज है, नंबर नहीं होने चाहिए 0 1 2 3, तो क्या करो, एक्स की लेंथ निकालो, वाई, अगर एक्स की लेंथ 5 के इक्वल है तो कह दो इनपुट वैलिड, अदरवाइज कह दो कि ओनली 5 अल्फाबेट्स अलाउड, ठीक है। यानी पहले देखें आउटर इफ एल्स है, पहले इफ में चेक कर रहा है कि नंबर नहीं है तो क्या करो, अगर नंबर नहीं है तो उसकी लेंथ निकालो, और अगर नंबर है तो डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। इफ और एल्स है ना, अगर नंबर
नहीं है, मतलब ये तो कोड फिर नहीं चलेगा ना अगर नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर नॉट अलाउड, यानी ये इफ अगर नहीं चलती तो ये वाली एल्स चलेगी। और अगर ये इफ चल जाती है, ठीक है, कि हमारे पास नंबर के अलावा कोई चीज है, तो पहले उसकी लेंथ निकालो। अगर लेंथ 5 है तो वैलिड ओके, अगर लेंथ 5 नहीं है तो कह दो कि पहले लेंथ जो है वो पूरी करें। ठीक है, इनमें से या ये इफ एल्स चलेगी, या अगर ये इफ चलती है तो फिर अंदर चेकिंग होगी। और जो भी इस टेक्स्ट के अंदर हम एरर मैसेज रखवा रहे हैं, या ये एरर होगा या ये, और एंड पे वो एरर प्रिंटिंग कर रहे हैं। पहले फॉर्म में क्या हो रहा था, हम साथ साथ प्रिंटिंग्स कर रहे थे एरर की। हम साथ साथ भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसमें सिर्फ लाइन ऑफ कोड ज्यादा होना है आपका, कि ये लाइन आप इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें। इसमें हम एंड पे एक लाइन लिख रहे हैं प्रिंटिंग के लिए पैराग्राफ के ऊपर, वो भी ठीक है, आप साथ साथ प्रिंटिंग कर दें तब भी ठीक है। उससे सिर्फ वर्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर अब एक और इवेंट मैं आपको सिखा रही हूँ, वो है ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट पहले मैं करके दिखाई, ये करता क्या है आपके पास ऑन चेंज इवेंट। एंटर योर नेम, जैसे मैंने अपना नेम एंटर किया और मैंने कहीं भी और क्लिक किया है तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, अपर केस। जैसे आप यूजर कहते हैं ना कि यहाँ डाटा एंटर करो अपर केस में, यूजर एंटर नहीं करता, यूजर लोअर एंटर कर देता है, लेकिन जैसे यूजर कहीं और क्लिक करता है डाटा ऑटोमेटिकली अपर केस में हो जाता है। दैट्स कॉल्ड ऑन चेंज इवेंट। यहाँ पे इवेंट का नाम है ऑन चेंज। पहले हमने कौन से इवेंट कॉल किए हुए थे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अब ये क्लिक इवेंट नहीं है, इवेंट बस यहाँ पे चेंज हो गया ऑन चेंज। यानी ऑन चेंज इवेंट का मतलब होता है जैसे ही मैंने अपनी सिलेक्शन चेंज की, अपना फोकस चेंज किया, मेरी पहले मैं कहीं लिख रही थी, जैसे ही मैंने कहीं और क्लिक किया तो ये ऑन चेंज इवेंट कॉल हो जाएगा। देखिए इसमें देखें तो कोई बटन नहीं है आपके पास, कोई बटन नहीं जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो कुछ होता है। ये ऑन फोकस चेंज है, जैसे मैंने कहीं और क्लिक किया फौरन वो जो है ना वो फंक्शन कॉल हो जाता है। और वो फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन देखें कितना आसान काम है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ नेम, आईडी से पिक करो, ठीक है, मतलब एफ नेम को हमने उठा लिया और इसको एक्स में रखवा दो। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू उठाना, ठीक है, वैल्यू हमने पिक करना, यहाँ पे हमने एफ नेम को ही सीधा पिक कर लिया, उसकी वैल्यू नहीं पिक की अभी, उसको पिक कर लिया एफ नेम को। यानी इस पूरे बॉक्स का रेफरेंस दिया है, टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस, इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस अभी दिया है, उसके अंदर से कोई चीज नहीं उठाई, वैल्यू नहीं उठाई। फिर हमने कहा एक्स की वैल्यू को पिक करो। अब ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स किस में चला गया, एक्स के अंदर। एक्स की वैल्यू को पिक करो टू अपर केस, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का, जो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक्स की वैल्यू को पिक करके अपर केस में कन्वर्ट करेगा और दोबारा एक्स के अंदर ही स्टोर करवा देगा, एक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, तो बॉक्स उठाओ, बॉक्स को एक्स में रखवा दिया, बॉक्स के अंदर से वैल्यू उठाओ, उसको अपर केस में कन्वर्ट करो और दोबारा बॉक्स की वैल्यू में डिस्प्ले करवा दो। क्यों, क्योंकि देखें जब हम ये SAM ये लिखते हैं, इस जो स्मॉल लेटर्स में था उसको पिक किया, कैपिटल में कन्वर्ट किया और दोबारा वहीं पे प्लेस करा दिया उसी जगह पे। ठीक, तो ये कोई बहुत बड़ा जो है ना वो कोड नहीं था। अब ऑन की प्रेस इवेंट, ये इवेंट्स दो चेंज करवा रही हूँ, एंटर नंबर्स ओनली। अब ये इसमें क्या है, मैं 987 एंटर कर रही हूँ, जैसे ही मैंने H दबाया है ना, अब H वाली की मेरी काम नहीं कर रही। ये काम आपका जो है ना वो उसमें भी हो रहा था HTML में, कि जब आप इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लिखते हैं ना तो आपकी अल्फाबेट्स वाली की वैसे ही डिसेबल हो जाती थी, आप उनको एंटर ही नहीं कर पाते थे। सेम यही काम यहाँ जावास्क्रिप्ट कैसे कर रही है, देखिए नंबर्स की काम कर रही है। जैसे मैंने प्लस भी लिखा है ना, कोई नहीं काम कर रहा, H लिखा है, G लिखा है, काम ही नहीं करता कुछ भी। और तो ये हमारे पास इवेंट है ऑन की प्रेस। ठीक, अब ये काम होता कैसे है, ये काम ऐसे होता है कि जब आप की प्रेस करते हैं ना, अपनी कोई की प्रेस करते हैं, जब आपने की प्रेस की तो की आस्की होती है, कोई आस्की वैल्यू, वो आस्की वैल्यू पीछे मैच होती है कि अगर हमने वो आस्की ट्रू की हुई है तो स्क्रीन पे प्रिंटिंग करे, अगर हमने आस्की फॉल्स की हुई है तो स्क्रीन पे प्रिंटिंग ना हो। ठीक है,
तो ये कैसे होता है काम? इसमें ये देखें, हमने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें हम नंबर एंटर करें। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट रखिए, टाइप नंबर नहीं रखी, क्योंकि नंबर रखते तो फिर तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जावा HTML की वैलिडेशन लग जानी थी। टाइप हमने टेक्स्ट रखी है कि इसके अंदर जो मर्जी एंटर करो, लेकिन हम फंक्शन के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि इसमें नंबर ही एंटर करो। इवेंट क्या है? ऑन की प्रेस, कोई बटन नहीं है जिस पे क्लिक करके काम होता है, जिस पे क्लिक करके फंक्शन चलता है, सिर्फ ऑन की प्रेस है। और रिटर्न डिस्ट्रिक्ट अल्फाबेट और इवेंट पास करें। ये इवेंट यहाँ से आस्की लेके जाता है, ये इवेंट यहाँ से, मतलब जब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये इवेंट उसकी आस्की लेके जाएगा वहां फंक्शन के पास। और रिटर्न जहाँ क्यों लगाया है कि अगर तो ट्रू रिटर्न हो तो की प्रेस होगी। की प्रेस होने का मतलब है कि कीबोर्ड से की जब प्रेस हो तो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आएगा। अगर फॉल्स रिटर्न हो, की तो फिर भी प्रेस होती है ना, की तो डिसेबल नहीं हो जाती कि आप की ना प्रेस कर सकें। की प्रेस होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट कुछ नहीं आता, ठीक है। अब जैसे ही कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये अपने साथ आस्क की वैल्यू ले जाएगा। अब ये फंक्शन ये यहाँ पे लगाया हुआ इतना फंक्शन है, ये ऊपर जो है ना वो लगाया हुआ है कमेंट। कमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आस्क की वैल्यूज बताई हुई है कि 48 से 57 तक नंबर होते हैं, 8 बैक स्पेस के लिए होती है आस्क की, 35 होम की, 36 एंड की, 37 टू 40 एरोज की, 46 डिलीट की, ठीक है। हमें इसमें नंबर्स यानी हमने सिर्फ 48 से 57 अलाउ नहीं करने, बल्कि हमें क्या होता है, हमें कुछ और चीजें भी अलाउ करनी पड़ती हैं। क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंटर किया 45, मैंने 5 नहीं एंटर करना था, मैं बैक स्पेस कर सकती हूँ। अगर मैं ये बैक स्पेस की अलाउ ना करूँ तो क्या होगा, यूजर बैक स्पेस ही ना कर सके, उसकी भी आस्की डिसेबल हो जाएगी। और मुझे एरोस कीज की आस्की जो है ना वो भी एनेबल करनी पड़ती है नंबर्स के साथ। वो क्यों? अब मैंने 7 लिखा ना, मैंने सबसे स्टार्ट में तो 2 लिखना था, हो तो मेरे पास माउस तो है नहीं, अगर तो मुझे कीबोर्ड से जाना पड़ेगा। और अगर मैं ये एरो कीज एनेबल नहीं करती तो मैं एरो की दबाती रहूंगी स्क्रीन के ऊपर, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो भी साथ ही डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ जो आस्की एनेबल की है वो 48 से 57 है। तो हमें बैक स्पेस की आस्की, होम की आस्की, एंड की, एरो की और डिलीट की, ये आस्कीज भी साथ देनी पड़ती हैं ताकि कीबोर्ड भी साथ ऑपरेट हो सके, ठीक है। यहाँ तक कोड कुछ नहीं था, ये सिर्फ कमेंट है। नीचे कोड लिखा हुआ है फंक्शन का, फंक्शन का नाम लिखा, और इवेंट यानी आस्की जो पास हुई है ना वो यहाँ ई में रख दी, ठीक है, इवेंट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये एक्चुअल में इवेंट जो भी हुआ है, इवेंट को आस्की में कन्वर्ट करके ना दो फंक्शन है इसके, ई डॉट विच या ई डॉट की कोड। ई डॉट विच भी कीबोर्ड से जो की प्रेस होती है उसे आस्की में कन्वर्ट कर देता है, और ई डॉट की कोड भी। लेकिन ना ई डॉट विच कुछ ब्राउजर्स पे काम नहीं करता और ई डॉट की कोड कुछ पे काम नहीं करता, तो मैंने ये दोनों लगा लिए हैं ताकि ये भी कन्वर्ट कर दे और ये भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ई डॉट विच अगर एक 48 करता है, मतलब 0 अगर मैंने एंटर किया है ना तो 0 की आस्की होगी 48, ई डॉट विच भी उसकी आस्की 48 बनाएगा और ई डॉट की कोड भी, फर्क नहीं बनाएंगे क्योंकि आस्की सबकी सेम होती है। आस्की में कन्वर्ट करके मैंने एक्स में रखवा लिया, मैंने कीबोर्ड से जो भी प्रेस किया उसकी आस्की आ गई एक्स में। अब मैंने चेक करना है कि अगर आस्की 48 के इक्वल है या 48 से ज्यादा है और 57 से लेस है या 57 की इक्वल है, इट्स मीन 0 से 9 तक है नंबर, मतलब कीबोर्ड से 0 से 9 के दरमियान कुछ प्रेस हुआ है। या आस्की 8 है तो इट्स मीन बैक स्पेस प्रेस हुआ है, तब भी ठीक है। अगर आस्की 35 से 40 है, दैट्स मीन होम की, एंड की और एरो कीज प्रेस हुई हैं। अगर आस्की 46 है, दैट्स मीन डिलीट की प्रेस हुई है। ये सारी चीजें अलाउ होनी चाहिए, मतलब जो आस्की कन्वर्ट हुई है ना वो ये सारी, इनमें से कुछ है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर तो अब देखें, अगर तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया है फर्स्ट, सबसे पहले मैं जी, अब जी की आस्की इसमें है ही कोई नहीं, उसकी आस्की तो कुछ और है, जो मैंने ट्रू किया उसमें नहीं है। तो की तो प्रेस हो रही है लेकिन की प्रेस इवेंट काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा नहीं रहा।
बैक स्पेस हो रही है, लेकिन बैक स्पेस करने के लिए स्पेस ही नहीं है इसके पास। अब मैं एंटर कर रही हूँ 8। 8 की आस्की जो है वो है 56, तो वो मेरी इस कोड के दरमियान आती है इधर। ये इफ यहाँ से ट्रू हो गया, रिटर्न आ गया ट्रू, की प्रेस इवेंट ने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर मुझे 8 दिखा दिया। अब फिर मैं बैक स्पेस प्रेस करती हूँ, अलाउ है। मैं 9 के बाद एरो की प्रेस करती हूँ, अलाउ है, क्योंकि एरो कीज की आस्की भी अनेबल है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से डी प्रेस कर रही हूँ, डी के दौरान कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए कि ये आस्की अलाउ नहीं है। ठीक हो गया। ये कुछ वैलिडेशंस थी, ठीक है। पहले मैंने फॉर्म्स की वैलिडेशन कराई, और फिर आप इस तरह से ये ऑन चेंज इवेंट, ऑन की प्रेस इवेंट, तो 2 इवेंट्स भी हमने नए सीखे हैं आज। पहले हमने ज्यादा काम बटन क्लिक पे किया था, ऑन बटन क्लिक। आज हमने ऑन चेंज इवेंट और ऑन की प्रेस इवेंट भी काम किए। इन चीजों को यूज करके आपने अपना फॉर्म वैलिडेट करना है, ठीक है। वैलिडेशंस लगानी है अपने फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट मैं आपको डॉम का आइडिया दे देती हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। ये फॉर्म वैलिडेशंस का सारा है जो मैंने आपको वहां करवाया, ये वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा बताया हुआ है, वहां बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। वो कोड भी मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को। फिर आ जाते हैं HTML डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें से भी काफी चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं। HTML डॉम, HTML डॉम क्या है हमारे पास? अच्छा जी, HTML डॉम क्या है हमारे पास? जो जावास्क्रिप्ट जो पूरे आपके HTML पेज को ट्रीट करती है ना, वो ट्री की फॉर्म में ट्रीट करती है, ट्री की फॉर्म में। उस ट्री को कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ट्री को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे ये देखें ना, ये डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, ये वही आप लिखते हैं ना बार बार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वो वाला डॉक्यूमेंट है। ये सबसे रूट पे होता है, रूट, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट, इसके नीचे इसका एक चाइल्ड, यानी ये रूट एक्चुअल में क्या है? HTML का टैग। क्योंकि आप सारा कोड अपना HTML के टैग के अंदर लिखते हैं, तो ये रूट आपका बन जाता है HTML। HTML के 2 हिस्से बनते हैं, हेड का टैग और बॉडी का टैग। हेड के अंदर आपने जो जो लिखा हुआ है वो इसके चाइल्ड्स में आ जाता है। बॉडी के अंदर आपने जो जो लिखा हुआ है वो उसके चाइल्ड के अंदर आ जाता है। जैसे बॉडी के अंदर अगर आपने ए लगाया है तो ए के अंदर फर्दर कुछ लगाया तो वो उसके चाइल्ड। H1 के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है वो उसका चाइल्ड। एक टैग, टैग के अंदर जितने एट्रीब्यूट सेट किए हैं वो उसके चाइल्ड बन जाते हैं। तो ये पूरा ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है जावास्क्रिप्ट में HTML पेज का। यानी जावास्क्रिप्ट HTML के पेज को कैसे ट्रीट करती है? ट्री टाइप स्ट्रक्चर में। और वो जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, वो कहलाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप HTML के एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, आप उनकी एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं, आप उनकी CSS चेंज कर सकते हैं, आप पहले से लगाए हुए एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं, नए एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, नए इवेंट्स लगा सकते हैं, नए इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग इवेंट्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यानी आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू रन टाइम पे HTML के कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं सारे। डॉम है क्या? डॉम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का एक स्टैंडर्ड है, जिसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने पूछी। अब देखें, डॉम में सबसे पहले HTML के एलिमेंट्स को फाइंड करने के 3 तरीके हैं। बाय आईडी, जो कि हमने सीखा। जावास्क्रिप्ट में कोई HTML का एलिमेंट उठाना है तो कैसे उठा सकते हैं? बाय आईडी, उसकी आईडी देके जी हमने काम सीखा है। या फिर बाय टैग नेम, बाय टैग नेम, या फिर बाय क्लास नेम। बाय टैग नेम भी मैंने आपको बताया, बाय नेम, बाय टैग नेम और बाय क्लास नेम। ये इसका मैं आपको कोई एक कोड दिखा देती हूँ, बाय टैग नेम या क्लास नेम। ये डॉम,
बाय आईडी तो आपने सीखे है ना काफी। अब ये देखें बाय टैग नेम। अब इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इसको गौर से समझेगा, आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है। शावेज क्या कर रहे हो? मैं लगाती हूँ, ये ऐसे नहीं जुड़ता बेटे। तो ये आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं। अब बटन लगाया, ऑन क्लिक पे इसके ऊपर फंक्शन कॉल किया हुआ है। फंक्शन का नाम अब क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब जब आप आईडी के थ्रू चीजों को गेट करते थे तो आईडी तो एक ही एलिमेंट की होती थी ना, 2 एलिमेंट्स की सेम आईडी तो होती नहीं है। तो एक ही रिजल्ट आता था आपके पास, तो आप वेरिएबल में स्टोर करा लेते थे। जब आप थ्रू टैग नेम चीजों को गेट करेंगे, अब हमने टैग का नाम लिखा है पी, कि पी के सारे टैग्स गेट हो जाएं जो इस डॉक्यूमेंट में हैं। तो क्या होगा, क्योंकि पी जो है ना वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं टैग, तो उसके अगेंस्ट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास एरे बनेगी, एरे बनेगी। ठीक है, जैसे अभी पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्म के अंदर भी समझाया कि जब हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो जेंडर 2 चीजों की थी, तो वो एरे बनती है। तो अब हमने क्या करना है, ऑल पैराग्राफ्स को पिक करना है जावास्क्रिप्ट में, उनका कलर चेंज करना है। तो हमने थ्रू टैग नेम गेट किया और हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, क्योंकि एरे है ना, एरे के अंदर चेंजेस करने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ा। i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू x डॉट लेंथ, एरे की लेंथ i प्लस प्लस x डॉट, ये मतलब सिंपल लूप लगाया है 0 से लेके एरे की लेंथ तक। xi का मतलब है x एरे का नाम है, i का मतलब है 0 वाला इंडेक्स। x के 0 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि ये सबसे पहले है, ये 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा होगा। उसकी स्टाइल पिक करो, डॉट कलर स्टाइल CSS, चाहे इनलाइन हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, वो पिक हो जाएगी। रेड, उसका कलर रेड कर दो। फिर लूप दोबारा चलेगा, 1 वाला जो पैराग्राफ होगा, 1 वाले इंडेक्स पे ये पैराग्राफ होगा, 2 वाले इंडेक्स पे दूसरा। तो इस तरह से तमाम पैराग्राफ्स के कलर्स क्या हो जाएंगे? रेड। ठीक है, एक बटन क्लिक पे। और ये कहाँ पे काम हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट में रन टाइम पे हो रहा है, मतलब हम स्क्रीन के ऊपर हैं इस टाइम पे, और हम बटन पे क्लिक करते हैं और हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑल पैराग्राफ्स पिक करती है और उनके कलर्स क्या कर देती है? रेड। तो थ्रू आईडी पिक करते हैं तो एक चीज आती है, थ्रू टैग नेम पिक करेंगे तो एक से ज्यादा चीजें आएंगी, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? लूप। ठीक हो गया। इसी तरह से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, हम जैसे आईडी दी थी ना, ऐसे हम क्लास नेम के थ्रू भी गेट कर सकते हैं कि जिन जिन टैग्स की क्लास S1 है वो सारे टैग्स आ जाएं। क्लास नेम भी चूंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की होती है, तो उसके लिए भी फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसको हैंडल करने के लिए भी लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, लूप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ रही है? इसी तरह से अब इसमें तो हमने क्या किया, टैग्स पिक कर लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में HTML के टैग्स गेट कर लिए। अब उन टैग्स के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? जैसे अभी हमने कलर चेंज किया अभी, ठीक है, कलर्स चलिए हमने क्या किया, CSS चेंज किए। हम एक तो उनका इनर HTML चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत बार पिक चेंज किया। गेट एलिमेंट किया पैराग्राफ को, और उसके अंदर हमने रन टाइम पे नई चीज लिख दी। आपने देखा जब हम फॉर्म वैलिडेट कर रहे थे तो पैराग्राफ के ऊपर बार बार एरर मैसेज डिस्प्ले होता था। तो वो कैसे डिस्प्ले होता था? उसके लिए हम लिखते थे, एलिमेंट को पिक करते थे, डॉट डॉट इनर HTML के अंदर हम नया कंटेंट दे देते थे। ऐसे अगर हमने खुद से लिखना है तो हम यहाँ लिख देते थे, अगर कोई वेरिएबल में रखी हुई है स्ट्रिंग तो हम यहाँ वेरिएबल पास कर देते थे। ये तरीका होता था, यानी हम किसी भी एलिमेंट का इनर HTML चेंज कर सकते हैं उसको पिक करके जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इसी तरह और हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की कोई एट्रीब्यूट लें और उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ऐसी पिक हमने इन 3 तरीकों से ही करना है एलिमेंट। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पिक किया, और हमने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, इमेज मैंने गेट किया थ्रू आईडी डॉट, इमेज की विड्थ पहले से लगी हुई थी। ठीक है, विड्थ सेट हुई थी HTML में, तो मैंने क्या किया, विड्थ को अब कर दिया 200, और मैंने बटन क्लिक पे कॉल कर लिया ये इवेंट। जैसे बटन पे क्लिक होगा इमेज उठाया जाएगा जावास्क्रिप्ट में, इमेज की विड्थ 200 हो जाएगी, मतलब रन टाइम पे उसका साइज चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये होता है
रन टाइम पे आप किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी एलिमेंट को उठा के उसकी एट्रीब्यूट की नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक, फिर ये एक एलिमेंट लगा हुआ है, मतलब एक टैग आपने जावास्क्रिप्ट में उठाना है और उसकी एक ऐसी एट्रीब्यूट सेट करनी है जो कि पहले लगी नहीं हुई HTML में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एट्रीब्यूट लगी हुई थी पहले और उसके अंदर वैल्यू नहीं दी है, इसमें एट्रीब्यूट ही नहीं लगी हुई। ठीक है, जैसे मैंने विड्थ वहां सेट ही नहीं की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, एलिमेंट को पिक करूंगी और डॉट लिखूंगी सेट एट्रीब्यूट। मैं लिखूंगी सेट एट्रीब्यूट डॉट, एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगी विड्थ और उसकी वैल्यू दूंगी 200। ठीक है, तो ये पहले यहाँ लगी हुई थी तो उसको नई वैल्यू साइन की और यहाँ पे हमने खुद से लगाई है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी यानी जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, रन टाइम पे किसी भी HTML के एलिमेंट को नई एट्रीब्यूट असाइन कर सकती है, नई एट्रीब्यूट। और ये क्या है, CSS चेंज करना, जैसे हमने यहाँ भी की, एलिमेंट को पिक किया, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। तो यहाँ पे भी क्या, एलिमेंट को पिक करें, डॉट स्टाइल, आगे प्रॉपर्टी CSS की जो कलर, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर, जो जो प्रॉपर्टीज हमने CSS की पढ़ी हैं वो हम यहाँ पे लिखें प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू असाइन कर दें, जैसे हमने यहाँ पे रेड असाइन किया, यहाँ पे नई वैल्यू। तो रन टाइम पे किसी भी HTML के अंदर का कंटेंट चेंज करना, उसकी एट्रीब्यूट को नई वैल्यू देना, उसकी एट्रीब्यूट ही नहीं लगा देना और उसकी CSS में चेंजेस करना, ये सारे काम हम कर सकते हैं थ्रू DOM, क्योंकि इन सब के स्टार्ट पे आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। पहले पहले डॉक्यूमेंट्स को गेट करना है, एलिमेंट्स को, टैग्स को, फिर उन टैग्स के अंदर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चाहें तो रन टाइम पे नए टैग्स, हम कोई नया टैग भी रन टाइम पे बना सकते हैं, कोई नया टैग जो पहले हमने नहीं लगाया। उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, आगे उस एलिमेंट का नाम, फॉर एग्जांपल हमें हमें पी का टैग चाहिए था तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी। तो एक पी का टैग जो हमने पहले नहीं बनाया हुआ, वो पी का टैग हम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से हम कोई टैग चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और रिमूव चाइल्ड, वो टैग रिमूव हो गया। हम किसी टैग के अंदर भी दूसरा टैग लगा सकते हैं, जैसे डिव है ना, डिव के अंदर हमने कुछ लगाना है तो उसे कहते हैं अपेंड चाइल्ड, यानी उसका एक नया चाइल्ड बनाना। इसी तरह हम किसी टैग की जगह पे दूसरा टैग लगा सकते हैं, हमने H1 की जगह पे H2 लगाना है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक, नया एलिमेंट, नया टैग क्रिएट करना, पहले से लगे हुए टैग को निकाल देना, टैग के अंदर एक नया टैग लगाना, टैग की जगह पे एक नया टैग लगाना। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है चीजें, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इसका हमें ऑलरेडी पता है। अब ये देखें, ये क्या, ये वही वाला कोड जो मैंने आपको बताया, ऑल पैराग्राफ्स को पिक किया है और उन पैराग्राफ का यहाँ मैंने कलर चेंज किया था वहां, और यहाँ क्या हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ हुआ। ऑल पैराग्राफ्स को थ्रू टैग नेम पिक किया हुआ, ये कोड मैंने आपको वहां से समझा दिया। ठीक, इसी तरह ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया। ये अच्छा, ये हमने पढ़ा हुआ है इवेंट हैंडलर, इसको छोड़। अब ये आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये क्या है, गेट एलिमेंट बाय टैग से ऑल पैराग्राफ गेट करें और पैराग्राफ के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ना उसे चेंज करें। ये आप देख लीजिएगा, ये दो एक्सरसाइजेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी तरह यहाँ अब सारे कोड्स ही मेरे ख्याल में गिवन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इमेज दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इमेज माय इमेज, इमेज को गेट किया थ्रू आईडी डॉट सेट एट्रीब्यूट विड्थ 200। ये अब देखें, इस जो इमेज लगा है ना, इसके अंदर विड्थ सेट नहीं है पहले से, यहाँ हमने कोड के जरिए, मतलब जावास्क्रिप्ट के जरिए ये विड्थ क्या करवाई है, सेट करवाई है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखें तो क्या हुआ है, इनर HTML चेंज हुआ है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पहले से लगा हुआ है, स्क्रिप्ट के अंदर जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P2 पैराग्राफ को पिक किया, उसके अंदर HTML लिखा हुआ है हेलो पाकिस्तान। अब ये स्क्रीन के ऊपर हेलो पाकिस्तान, ये आप कोई बटन लगा लें, बटन के ऊपर ये फंक्शन कॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ डायरेक्ट हो। ये भी एक्सरसाइज है, इसमें आप ये वाला कर लीजिएगा, हाइड करने वाला, ये वाला टेबल्स वाला रहने दीजिएगा, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला चेक कर लीजिएगा। ठीक,
और ये टेबल वाला रहने दीजिएगा काम, थर्ड वाला। इवेंट हैंडलिंग के ऊपर मैंने आपको वहां से काम करवा दिया हुआ है, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग, इसमें जो इवेंट यूज हुआ है वो है चेंज टेक्स्ट। ये ऑन क्लिक इवेंट ही चेंज हुआ है। ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने आपको काफी काम कराया। इसके अंदर जो इवेंट कॉल हुआ है वो कौन सा इवेंट कॉल हुआ है? ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट क्या होता है? when you leave function the input field of function is triggered with transform into, ये वही, ये भी मैंने आपको करवाया है अभी वहां से। जैसे ही हम अपना चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स को गेट करेगा और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये मैंने आपको वहाँ कोड से करवाया है। इवेंट हमारे पास ये हो सकते हैं। माउस के इवेंट है क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव। कीबोर्ड के इवेंट है की प्रेस, की डाउन, की अप। फॉर्म के इवेंट है सबमिट, चेंज, फोकस, ब्लर। फोकस का मतलब होता है जब मैंने किसी जगह पे जाके क्लिक किया, और ब्लर का मतलब होता है जब मैंने अपना फोकस चेंज किया। जब मैं यहाँ से उठाऊंगी ना तो वो ब्लर इवेंट होता है। इसी तरह ये होते हैं डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा विंडो है ना, ये इसके इवेंट कि जैसे ये लोड हो कुछ करवाना है, जैसे इसको रीसाइज करें, स्क्रॉल करें या अनलोड करें, ये इवेंट्स हैं। बस ये एक्सेप्शन हैंडलिंग लास्ट स्लाइड भी रहने दें, बस यहाँ तक इवेंट हैंडलिंग था। तो जितना जितना यहाँ मैंने इसमें से करवाया उतना उतना ही आपने करना है। ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया। चीज़ों को HTML के टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर पिक करना और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना उनके अंदर चेंजेस करना, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और वो ये आप ये वाले कुछ और जो पिछली वाली एक्सरसाइज दी है, ये 2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस कर लेते हैं ना इस टेबल वाले को निकाल के, ठीक है। ये टेबल तो आपकी काफ़ी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है।